तो यार आपका बहुत बहुत दिल से थैंक यू। आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ ना तो दिल ऐसे बाहर ही आने वाला होता है, मैं उसको वापस थोड़ा दबा देता हूँ अंदर। जैसे मेरे को अभी एक जनों ने लिखा भी कि सर आप केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिकल दिखाते हो, फिजिक्स में तो दिखाते हो, बायो में क्या कराओगे। मैं यहाँ लिख करके दे देता हूँ आपको, जैसी बायो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना 10th की, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता ऐसी बायो। और वो भी मतलब मैं चाहूँ तो मैं इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम वालों जो भी बच्चे हैं, क्योंकि मैं भी बचपन से हिंदी मीडियम से रहा हूँ, तो उनके लिए कुछ स्पेशल हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए। आज के वीडियो में अपन टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या क्या पढ़ रहे हैं पहले देखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण पहली वाली अपन देख चुके हैं इस वीडियो से जस्ट। जो पिछला वीडियो था उसमें जो कार्बन के, हम कार्बन यौगिकों के जो रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं, तो एक गुणधर्म हम देख चुके थे, यहाँ पर हम दूसरा गुणधर्म देख रहे हैं। वहाँ पे दहन देखा था, कंबस्टन, और फिर उसके बाद देखेंगे तीसरा है संकलन। फिर इसके बाद एक और है, चौथा मैंने लिखा नहीं है, फिर बोर्ड पे जगह कम पड़ जाएगी, नहीं तो वो मिटा के लिख देंगे अपन। और बीच में एक आध अपन क्वेश्चंस लेंगे और इन दो टर्म्स को समझेंगे। और आज के वीडियो के लास्ट में मैं आपको, लास्ट में तो नहीं मतलब थोड़ा बीच में, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो कि ये चीज़ जो है ना सीधा आपकी ज़िंदगी में कैसे जुड़ रही है, वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जो मैंने आपको बोला था ना, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आप अभी बस समझ लो, मैं आपको समझाऊंगा क्या मतलब है इसका, वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। और मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताता। चलो आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला अपने को दे रखा है ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसको कह रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि किसी भी, अगर हमने पढ़ा था, जो हमारे पास में परमाणु है या मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, या सिंपल अगर हम कह लें कि किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। या ऐसा हो सकता है कि उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए तो भी हम लोग उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। ये बात हमने समझी थी। तो अब ऑक्सीकरण हम किसका पढ़ रहे हैं यहाँ पर? हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन जो है, या जो कार्बनिक यौगिक हैं, सरल शब्दों में बोले तो कार्बनिक जो यौगिक हैं उनका ऑक्सीकरण। तो देखो, इनका ऑक्सीकरण तो एक हमें किताब में ऐसे लिखा है बहुत सिंपल कि कंबस्टन करके होता है। कंबस्टन क्या होता है? दहन। हमने याद करो, अभी जलाए थे पिछले लेक्चर में, है ना, उसमें हमने देखा था कि आप मीथेन को भी जला सकते हो, इथेन को जला सकते हो, इथेनॉल को तो हम जला ही रहे हैं, या नेफ्थलीन को जलाए ही थे, कपूर में भी कार्बन हाइड्रोजन से उनको भी जला ही थे। तो जलेगी कोई चीज कब? जब वो ऑक्सीजन से बहुत विग्रसली रिएक्शन कर जाती है। विग्रसली मतलब बहुत तेजी से अभिक्रिया कर जाती है और बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है हमें बाहर मिल जाती है, तो उसे हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। वो भी कंबस्टन ही है ना, ऑक्सीजन जुड़ रही है कार्बन में। लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक तत्वों का जो है, हम कुछ एक पदार्थों का जो है यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो उसका एक उदाहरण किताब में दे रखा है और वो एक उदाहरण आपको यहाँ छाप लेना है। मतलब जो हमें किताब में दे रखा है ना, उसको आप यहाँ छाप लो। और बाकी तो खैर बाद में भी आप पढ़ोगी। तो उदाहरण हमें क्या दे रखा है देखो, हम इथेनॉल को, किसको? इथेनॉल या एल्कोहल, सरल भाषा में बोले तो एल्कोहल, इथेनॉल भी नहीं, एल्कोहल। देखो यही होगा, यहाँ तीन इसके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका ऊपर नीचे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर OH एल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो वैसे तो ये इथेनॉल है, लेकिन हम इन जनरल बोल रहे हैं। जनरल मतलब कोई सा भी एल्कोहल हो सकता है प्रोपेनॉल हो सकता है ब्यूटेनॉल हो। समझ रहे हो इस बात को? कार्बन हो सकते हैं और भी ज्यादा हो आगे, लेकिन हम कह रहे हैं हाँ एल्कोहल। तो एल्कोहल को हम बदल सकते हैं किसमें? एल्कोहल को हम बदल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? CH3 COOH, तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये कार्बन है, एक डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा हुआ है और एक यहाँ जुड़ा हुआ है, तो चार बॉन्ड इसके जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है हमारे पास में? इथेनोइक एसिड। या अगर हम केवल और केवल प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप देखें तो वो क्या है हमारे पास में? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे बदल सकते हैं हम इसमें। तो देखो हुआ क्या वो नोटिस करो। ये ना स्ट्रक्चर से अपने को समझ में आएगा। देखो स्ट्रक्चर क्या है, ये कुछ इस तरह से, और ये यहां पर है दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक OH जुड़ा हुआ है। और यहां पे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, देखो आप, तीन हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं और उसके बाद में यहाँ कार्बन है, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है और एक हमारे पास में यहाँ पर
OH जुड़ा हुआ है, OH। तो देखो 4 बॉन्ड हो गए इसके। अब हुआ क्या रहा है, मतलब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये चीज तो वही है, OH और OH तो सेम ही पड़ा है। बात किस में हुई है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन निकल गया, ये हाइड्रोजन निकल गया, और कौन आके जुड़ गया यहां पे, इसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड बन गया यहां पर। तो देखो दोनों ही चीजें हो रही हैं यहां पे। ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है किसी पदार्थ में, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन का निकलना किसी पदार्थ में क्या कहलाता है, किसी पदार्थ में से अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो क्या कहला रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण हो गया, हाइड्रोजन निकल भी रहा है और ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, दोनों ही चीजें फेवर में हो रही हैं। तो हमारा काम हो गया, हम बोल देंगे कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। ये चीज आप दिमाग में डालो। अब यहां पर एक छोटी सी बात है, ये ना एक्शन रिएक्शन क्या फ्री में नहीं होती, फ्री में नहीं होती, मतलब क्या होता है, इसमें अपने को ऑक्सीकारक का उपयोग करना पड़ता है, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक क्या है, यहां मैं आपको बताता हूं, पहले एग्जाम्पल देखो। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में क्षारीय। अभी ये क्षार जो है दूसरे चैप्टर में है अम्ल क्षार, लेकिन अभी मैं आपको हल्का फुल्का बता दूंगा। क्षारीय हमें क्या चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। या तो आपको मिल जाए क्षारीय KMnO4, या इसके अलावा, वैसे तो मुझे यहां लिखना चाहिए नीचे इस जगह पे, हमें मिल जाए अम्लीय, अम्लीय K2Cr2O7, K2Cr2O7। आप बोलोगे सर इतने बड़े बड़े फॉर्मूला क्यों डरा रहे हो हम बच्चों को, तो देखो मैं डरा नहीं रहा हूं, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये रिएक्शन अभी मेरे पास एक आध चीज नहीं है केमिकल, है ना, मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट है अभी और मेरे पास अल्कोहल भी है अभी, लेकिन वो क्षारीय थोड़ा बनाना पड़ेगा उसके लिए, मतलब प्रॉपर सेटअप नहीं है। तो इस रिएक्शन को अगर मैं कर पाऊंगा तो मैं आपको बाद में अपलोड कर दूंगा अलग से एक छोटा सा क्लिप वीडियो, तो आप उस वक्त देख लेना। बाकी अभी समझो कि ये क्या है, ये चीज और ये चीज, या ये दोनों क्या है, ऑक्सीकारक हैं, ऑक्सीकारक, या इसको अंग्रेजी में पढ़ो आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एजेंट है, दलाल। एजेंट का मतलब क्या होता है, दलाल। मतलब दलाल क्या कौन होता है, जो काम करवाता है आपका। समझ में आई बात, जैसे आपका हमको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या आपका हम लोग को पैन कार्ड बनवाना है, तो क्या होता है इस केस में, हम लोग किसी मीडिएटर के पास जाते हैं। आजकल तो हम सब काम खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक बीच के व्यक्ति के पास, दलाल के पास या मीडिएटर के पास जाते हैं, तो वो क्या करता है, हमारा काम करवा देता है। वो खुद का लाइसेंस नहीं बनवाता, वो हमारा लाइसेंस बनवाता है। तो ये जो KMnO4 है हमारे पास में या K2Cr2O7 है, तो ये क्या है, मीडिएटर है या ये दलाल है। तो ये अपना काम नहीं करेंगे, ये ऑक्सीजन किसको दिलवा देंगे, अल्कोहल को ऑक्सीकरण करवा देंगे, लाइसेंस बनवा देंगे किसी और का। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं किसको, इसको, अल्कोहल को। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब आप एक काम करो, ये पॉइंट लिखो अपनी कॉपी में, ऑक्सीकारक ब्रैकेट में लिखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं और आप लिखो इसकी परिभाषा। तो देखो एनसीईआरटी में इसकी परिभाषा हमें दे रखी है, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को
ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, और ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पर ये जो है हमारा क्षारीय KMnO4, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। मतलब आते ही क्या करेगा, ये निकालेगा जेब से ऑक्सीजन, ये बोलेगा अल्कोहल को तू रख, और उससे क्या बन जाएगा हमारा इथेनॉइक अम्ल। और यहां पर K2Cr2O7 भी कौन है, एक। अब आपकी मर्जी है, ये लेना है ये लो, ये लेना है ये लो, कोई दिक्कत नहीं। एक याद रख लो आप, ये याद रख लो, मान लो ये आपको अच्छा लगे तो ये याद रख लो। अगर एग्जाम में आ गया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखो अल्कोहल की, ये लिख देना। क्लियर है? अब ऑक्सीकरण से एक बात याद रखना, केवल जरूरी नहीं है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बने, हमारी किताब में इतना दे रखा है, और भी आगे पढ़ना है आपको बड़ी क्लासेस में। अभी आप इस चीज को समझो और याद कर लो। सेकंड है हमारे पास में संकलन। अब संकलन नाम मेरे को ना थोड़ा अजीब लगता है, वैसे इसका इंग्लिश में नाम है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन मतलब जोड़ना, बहुत सिंपल है। क्या जोड़ना, ये मस्त है, मतलब मजा आ जाएगा। इस पे स्टार बना दो, गैलेक्सी बना दो उसको आप, क्या मजा आ जाएगा आपको, समझो। जैसे मान लो ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड का मॉलिक्यूल है, जैसे इसको मान लो हमने ऐसे लिख दिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, चार बॉन्ड्स पूरे हो गए दोनों कार्बन्स के। क्या है हमारे पास में, ये एक मान लो एथीन है हमारे पास में। अब क्या हुआ, अगर मैं क्या करूं, इसमें क्या कर दूं, मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं, हाइड्रोजन गैस जो है ना, मैं लाके इसमें ठूस दूं, जोड़ दूं उसमें ला करके, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास में, यहां पर ध्यान देना, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। समझो, देखो क्या कर रहे हैं अपन, डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, उसमें क्या जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन, और हमें क्या मिल रही है, सिंगल बॉन्ड। मतलब इसको अगर हम बहुत ही सरल भाषा में बोलें तो इसकी जगह हो सकता था कि ट्रिपल बॉन्ड वाला होता। कुल मिलाकर के हमारे पास यहां पर कौन होंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या जिनको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और यहां पर होंगे हमारे पास में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आप बोलोगे तो बढ़िया है, गड़बड़ है यहाँ थोड़ी सी, है ना। गड़बड़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या गड़बड़ है। देखो, ये जो है हमारे, ये सामान्य भाषा में एनिमल फैट्स कहलाते हैं, या एनिमल फैट्स में मिलते हैं, आप यूं याद रखो। और ये वाले जो हैं हमारे असंतृप्त, ये जो हैं वेजिटेबल फैट्स वगैरह में हमें मिलते हैं। अब झगड़ा कहाँ है, या वेजिटेबल ऑयल्स है ना, वेजिटेबल फैट्स जैसा कुछ नहीं होता, वेजिटेबल ऑयल्स कहो आप इसको। मतलब कि वेजिटेबल ऑयल में फैटी एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं। अब ये क्या मैं बोल रहा हूं, आप बोलोगे सर अभी रुको, देखो नीचे आओ थोड़ा, देखो समझो फैट क्या है, पहले तो वो चीज समझो। फैट शब्द का मतलब क्या है वो समझो। फैट का हम तो समझते हैं कि जो ज़्यादा मोटापा हो जाता है ना, वजन जो बढ़ जाता है फालतू फोकट का, ये होता है फैट। लेकिन इसके ना फायदे भी हैं थोड़े से। फायदे क्या हैं कि हमें अडल्ट्स को, जो जवान बच्चे हैं आप लोग की तरह एकदम, जो 20 से लेकर 35% तक ऊर्जा मिलती है, हमें कैलोरी मिलती है जो हमें काम करने के लिए, वो इसी फैट से मिलती है। मतलब एक तो हमें ऊर्जा देने वाला क्या होता है, हमें हमारे वो ग्लूकोज, लेकिन फैट से हमें उससे भी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और फैट हमारे शरीर में और क्या काम करता है, शॉक अब्जॉर्ब करता है। जैसे मान लो किसी ने पेट पे आके मुक्का दिया धाड़ करके, तो मतलब वो क्या करेगा, फैट जो है ना, मोटापा जो चर्बी जो है, ये उस झटके को झेल लेगी और अंदर के जो हमारे ऊर्जे पुर्जे हैं उनको ठीक रखेगी, उन तक नहीं पहुंचने देगी झटका। तो फैट जरूरी है हमारे लिए, और मतलब ये कर रहा है, एनर्जी भी दे रहा है हमको। तो फैट का अच्छा खासा रोल है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में समझना पड़ेगा है क्या चीज़। तो फैट हमें खाने की चीज़ों से ही मिल रहा है, ये बात भी क्लियर हो गई। और बल्कि फैट जो है वो विटामिन्स को भी हमारे बॉडी में डाइजेस्ट करने में, असिमुलेट करने में मदद करता है। तो अब पढ़ना तो पड़ेगा फैट के बारे में।
तो फैट जो है दो चीज़ों से मिलता है, एक तो एनिमल फैट्स। अब एनिमल फैट्स का मतलब क्या है कि जो जानवरों से हमें चीज़ें मिल रही हैं, जैसे अगर मान लो हम मक्खन बना रहे हैं दूध वगैरह से, मतलब जो भी प्रोसेस है, लंबा दूध दही मक्खन, या फिर उसके अलावा अगर जानवर कोई खा रहा है, मीट मांस खा रहा है कोई, तो उसमें एनिमल फैट्स हैं। समझ रहे हो इस बात को? या अगर जैसे उससे जो दूध से जो ऐसे प्रोडक्ट बन रहे है ना, पनीर हो गया फटा करके उसको, या बटर हो गया, चीज़ हो गया, ये चीज़ें क्या है, एनिमल फैट्स में आ रही है आपकी। और ये सारी चीज़ें आप नोटिस करोगे कहाँ यूज़ होती है, जंक फूड जो मिलता है ना बाहर, चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा और जो भी ऐसी चीज़ें, मतलब मैं ज़्यादा खाता नहीं तो मेरे को पता नहीं है ना, उन चीज़ों में एनिमल फैट्स होते हैं। मक्खन का टुकड़ा डाल देते हैं उसके ऊपर छोटा सा, वो ये जो संतृप्त हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी एक खास बात होती है कि ये जो हैं सॉलिड अवस्था में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर मतलब रूम 25-26 डिग्री टेम्परेचर है तो जनरली ये कैसे होता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और ये जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं या वेजिटेबल फैट्स जो हमको मिलते हैं, अब इनकी क्या खास बात है कि ये सॉलिड नहीं होते भाई, ये कैसे होते हैं, लिक्विड्स। और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये सब्जियों वब्जियों का जो तेल वेल है ना, सब्जियों का तो क्या बोलो आप, वो बोलो ना ऑयल सीड्स जो होते हैं हमारे, जैसे सरसों का तेल कहाँ से आ रहा है, सरसों से आ रहा है। या मूंगफली का तेल कहाँ से आ रहा है, मूंगफली से आ रहा है। तिल का तेल कहाँ से आ रहा है, तिल से आ रहा है। तो ये वाली जो तेल की चीज़ें हैं उनमें हमारे पास में क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड, और ये लिक्विड अवस्था में हमारे घर पे होते हैं। अपन यही खाते हैं ना, तेल खाते हैं घर पे अपन, जो भी है सोयाबीन का खाते हैं या मूंगफली का तेल खाते हैं अपन, तो वो चीज़ वही वाली बात है यहाँ पे। अब इससे कन्वर्जन पॉसिबल है इसमें, तो कन्वर्ट करते क्यों हैं वो सुन लो, ये रिएक्शन कराते क्यों है, हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन है, वैसे संकलन एडिशन तो मैंने बोला है, बल्कि इसका नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। आप तो ये समझो कि ये जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। मतलब बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस ऐसा बताती हैं कि ये वाले तेल खाने से हमारे शरीर को कोई खास नुकसान नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है, फैट्स वगैरह तो मिल ही रहे हैं अपने को, तो उससे एनर्जी मिलती है फिर, लेकिन नुकसान कम है। लेकिन कुछ एक रिसर्चेस ऐसी झगड़ा कर रही हैं कि ये जो एनिमल फैट्स है ना, ये हमारे शरीर में कुछ एक बीमारियां ज़्यादा होने के कारण बन जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक, या जैसे आपने देखा है ना कि कार्डियोवास्कुलर एक बीमारियों को नाम देते हैं, मतलब दिल के ही रोगों से संबंधित बीमारी है, बीपी वीपी हो गया, ऊपर नीचे हो रहा है। और वो क्या, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा एक शब्द बहुत ज़्यादा, वो कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं यार इसी से आता है, इसी से बढ़ जाता है शरीर में, और वो ज़्यादा होना अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए। तो जो लोग एनिमल फैट्स नहीं खाते उनको हार्ट अटैक होने का चांस कम हो जाता है। तो बोले क्या खाएं फिर, ये खाओ फिर, है ना, वेजिटेबल ऑयल्स खाओ, मना थोड़ी है, ये खाओ, तली हुई चीज़ें खानी है तो इसकी खाओ, वो मत खाओ। तो बोल रहे हैं फिर करते ही क्यों है कन्वर्जन, फिर इसमें से इसमें कन्वर्ट ही क्यों करते हैं? तो उसका रीज़न है, देखो सुनो, लिक्विड को कैरी करना और स्टोर करके रखना मुश्किल है। पहली बात, लिक्विड को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना और स्टोर करके रखना मुश्किल है इनको, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को। लेकिन ये जो सॉलिड्स हैं, तो सॉलिड को आप आराम से पन्नी में पैक किया, वो देखा ना मक्खन की टिकिया कैसे पैक होकर के आती है, एकदम पुट्ठा उठा लगा हुआ ऊपर, वो पैक करना आसान है उसको। और क्या होता है, इस प्रोसेस में एक चीज बनती है, मार्जरिन। अब मार्जरिन अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी में मतलब है नकली मक्खन। तो ऐसा करने से नकली मक्खन भी तैयार होता है। समझ आई क्या आपको ये बात? मतलब बाहर अगर हमें मान लो कभी कोई बहुत सस्ता मक्खन मिल रहा है तो गड़बड़ हो सकती है वहां पे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन या जो संकलन रिएक्शन है संभव है, ये हुई है वहां पे और गड़बड़ हुई है। अब वो गड़बड़ क्या है अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है? तो इसमें कन्वर्ट कर दिया। दूसरा फायदा क्या है कन्वर्ट करने का, कि जो फ्लेवर होता है ना, फ्लेवर आपने कन्वर्ट कर दिया और उसमें एक फ्लेवर भी डाल दिया आपने, तो वो फ्लेवर अच्छे टाइम तक स्टोर रहेगा, लंबे टाइम तक उसमें, मक्खन में या जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसमें, चीज़, मक्खन या ऐसी चीज़ें, मार्जरिन। तो अरोमा, खुशबू भी आएगी लोगों को, मस्त चीज़ है, मस्त चीज़ है, तो लोग खरीद करके ले जाएंगे, मस्त टिकिया यूँ पराठे पे डाल करके खा लेंगे, बोलेंगे बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
लेकिन उससे गड़बड़ हो रही है। अब देखो गड़बड़ फिर कुछ एक रिसर्चेज और आती हैं, वो बोलती है अरे 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 असली गड़बड़ जो है ना वो कहते हैं एनिमल फैट से नहीं होती। तो बोले अच्छा किससे होती है? बोले ट्रांस फैट से होती है। किससे होती है? ट्रांस फैट्स। तो बोले ये कौन सी नई बला है फिर? तो बोले देखो क्या होता है, जब हाइड्रोजनेशन करते हैं, जब जबरदस्ती रिएक्शन करा करके 60 डिग्री सेल्सियस पे, और है ना यहाँ पे हमको एक क्या चाहिए होता है, उत्प्रेरक चाहिए होता है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या है? कैटलिस्ट। तो वो कैटलिस्ट कौन सा होता है? हमारे पास यहाँ पर निकल होता है, या हमारे पास में यहाँ पर पैलेडियम होता है। दोनों, ये निकल तो धातु है, निकल याद रखो अभी आप, यहाँ पैलेडियम है। तो निकल को हम यहाँ लाते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि सर 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 उत्प्रेरक क्या चीज़ है? अभी बताऊंगा, इसको खाली यहाँ रखना है। अभी समझो, निकल लगाया यहाँ डिग्री टेम्परेचर दिया, ये रखा यहाँ पे, इसको इसमें बदल दिया, हाइड्रोजनेशन हो गया, हमें क्या मिल गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिल गया। मस्त मक्खन वक्खन बन गया, रखो इसको, बेचो जाकर के बढ़िया, एकदम कंपनी का नाम लगा दो बढ़िया सा। लेकिन सारा जो है ना वो संतृप्त नहीं बनता, ये एनिमल फैट्स नहीं मतलब ऐसा नहीं बनता, कुछ कुछ उसमें क्या बन जाते हैं? ट्रांस फैट्स भी बन जाते हैं बीच में। और ये जो ट्रांस फैट्स है ना, समझ गए? मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, जो नसों से, हमारी धमनियों, शिराओं से या रक्त से संबंधित जो हमारे शरीर में बीमारियां हैं, फैट से जुड़ी हुई, वो इन ट्रांस फैट्स के कारण होती है। और वो ट्रांस फैट्स क्यों बनते हैं? इस अभिक्रिया के कारण बनते हैं। गड़बड़ होती है ना इसमें थोड़ी, बनते हैं। अब मैंने देखो करके नहीं देखी कभी अभिक्रिया, ना मैं कभी किसी फैक्ट्री में गया हूँ, लेकिन ये मैं आपको मेडिकल कुछ एक रिसर्चेज हैं, आप ऑनलाइन अगर थोड़ा सर्च करोगे, तो मैं 2-3 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, तो वो सेम ही बात मेरे को हर बार वहाँ मिलती है, कुछ ज़्यादा अपडेशन नहीं हुआ है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। क्लियर हुई आपको ये बात? कंक्लूजन क्या है? संतृप्त असंतृप्त अब समझ में आया आपको क्यों इतना ज़रूरी है? हमें क्या खाना है? ये खाना है हमको, ये हमें अवॉइड करना है। ये कहाँ होता है? जनरली बाहर जब हम फास्ट फूड खाने जाते हैं, या आजकल तो फास्ट फूड भी नहीं बल्कि इंडियन डिशेस में भी हमने क्या करना कोशिश किया है, ये चीज़ें हम लोग डालते जाते हैं। और अगर चलो डालते भी हैं, मजबूरी भी है, तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हम ब्रांडेड लें, ताकि उसमें कम से कम ट्रांस फैट्स जो हैं वो कम हो, ना के बराबर हो, है ना? नकली चीज ना हो। सस्ती अगर है बहुत ज्यादा, तो शक है, वहां पे गड़बड़ है, कि जब दूध ही गाय का या भैंस का इतना महंगा होता जा रहा है, तो ये इतना सस्ता हमें कैसे मिल सकता है मार्केट में? ठीक है, बात क्लियर हुई आपको? अब मैं आपको बता रहा हूं कैटलिस्ट क्या होते हैं या उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे आप है ना क्रिकेट मैच देख रहे हो, मान लो इंडिया और पाकिस्तान का, या कोई भी इंडिया और किसी और टीम का, आप एक टीम को, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हो आप लोग, तो आप मान लो वहीं बैठे हो, स्टेडियम में बैठे हो, और जो है मैच मान लो होम ग्राउंड में ही हो रहा है, मान लो अहमदाबाद में ही हो रहा है, तो जो दूसरी टीम है उसके कम लोग आए हुए होंगे उस देश के, हमारे देश के ज़्यादा लोग होंगे, हम चिल्ला रहे होंगे इंडिया इंडिया। जैसे अगर कोई बैट्समैन आएगा तो हम उसके लिए चिल्लाने लग जाएंगे, तो उससे होगा क्या कि हमारा बैट्समैन तो बुला रहा है, बस अभी तो छक्के ही छक्के मारेंगे। लेकिन जो दूसरे बैट्समैन होंगे या जो दूसरे फील्डर्स होंगे दूसरी टीम के, उनका तो जो थोड़ा कॉन्फिडेंस है, जो मॉरल है, वो तो डाउन हो जाएगा ना। वो तो अरे यार ये तो प्रेशर ही आ रहा है, वो करेंगे उनको। तो अब आप समझने की कोशिश करो कि ये जो सारे लोग हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? नहीं खेल रहे, लेकिन फिर भी ये क्रिकेट के होने पर असर तो डाल रहे हैं उसकी रेट पर। मतलब रन रेट है, मान लो जैसे कि इंडिया वाला प्लेयर ज्यादा रन बनाता जा रहा है, तो उसकी रेट को बढ़ा दिया रन बनाने की। लेकिन जो पाकिस्तान वाला जब खेलने आ रहा है, या किसी और टीम का जब कोई व्यक्ति खेलने आ रहा है वहां पे, तो उसकी जो रन रेट है उसको घटा दिया, वो धीरे धीरे रन बना पा रहा है, वो शॉट मार ही नहीं पा रहा बेचारा। समझ में आई बात? लेकिन ये लोग खेल नहीं रहे, ये जो चिल्ला रहे हैं ना खाली, ये नहीं आया मैदान में, ना किसी ने बॉल डाली और ना किसी ने, बस वो चिल्लाए जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? कैटलिस्ट। वो लोग जो खुद तो कर ही नहीं रहे, खुद तो गेम खेल नहीं रहे, लेकिन फिर भी गेम की रेट को बदल देते हैं, या तो गेम को फास्ट कर देते हैं या गेम को स्लो कर देते हैं। आई समझ में बात? तो उसी तरह से यहां पे उत्प्रेरक या कैटलिस्ट क्या है? जो खुद केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा ना, लेकिन केमिकल रिएक्शन की रेट को बदल देगा। रेट को बदल देगा,
रेट का मतलब यहां पे है कि हो सकता है केमिकल रिएक्शन इसके कारण बहुत तेज होने लग जाए, या ही हो सकता है कि तेज हो रही थी थोड़ी धीरे होने लग जाए। मतलब वो हमारे ऊपर है, हम चाह रहे हैं कि तेज हो तो हम ऐसा कुछ डाल देंगे कि तेज हो जाए, और अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं बहुत ज्यादा तेज हो रही थोड़ी धीरे होनी चाहिए तो हम ऐसा कुछ डाल देंगे जिससे धीरे हो जाएगी। क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होने की जो रेट है ना वो बदल जाएगी, किसके कारण, उत्प्रेरक के कारण। तो अब एक काम करो, ये लिखो उत्प्रेरक अपनी हेडिंग, इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूं आपको, लिखो। उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं, उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जिनके कारण रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जिनके कारण रासायनिक अभिक्रिया भिन्न भिन्न दर से आगे बढ़ती है, भिन्न दर से आगे बढ़ती है, भिन्न दर से आगे बढ़ती है, भिन्न मतलब अलग, दर मतलब रेट। तो हमने क्या लिखा, उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जिनके कारण रासायनिक अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। आगे लिखो, खड़ी पाई लगा के, यहां कॉमा लगा करके लिखो, ये पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते। ये पदार्थ जो हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते। इसका मतलब क्या है, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में से ही लिखवाया मैंने। क्या कारण है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि खुद अभिक्रिया में नहीं उतरते, हाँ करवा देते हैं, तेज करवा देंगे, धीरे करवा देंगे, बस ये मतलब आपको इसमें से समझना है। अब देखो फोर्थ अपने को देख रखी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन भी आप फर्स्ट चैप्टर में पहले पढ़ चुके हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई बोल रहे हैं अपन यहाँ पे। लेकिन क्या है कि वैसे एक बात हमें समझा रखी है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना हमारे पास में, ये अभिक्रियाशील नहीं होते। ये बोलते हैं भैया हमको नहीं लेना देना किसी से, आप देखो, तो बहुत कम अभिक्रिया करते हैं ये। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक एग्जाम्पल अपने को दे रखे हैं, जैसे अपनी बुक में एक ही एग्जाम्पल अपने को दे रखा है कि मान लो मीथेन है, वो क्या क्लोरीन गैस से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर लेती है। क्या, सूर्य का प्रकाश, और एक एक करके इसके हाइड्रोजन को हटाती जाती है। जैसे मान लो पहले है ना, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक क्लोरीन आकर के यहाँ पर जुड़ गई हमारे पास में, और दूसरा इसने अपने साथ में सामने क्या बना लिया हमारे पास में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बना दिया। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और एक क्लोरीन यहाँ से निकल गया, दोनों ने जुड़कर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसका निर्माण कर दिया। बस ये बात आप यहीं देख लो, यहीं समझ लो, खत्म करो। ये रिएक्शन बस आपको ध्यान रखनी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या समझाना चाह रहा है कि ये जो होते हैं संतृप्त होते हैं, जनरली रिएक्शन नहीं करते इस तरह की, लेकिन ये एक हमारे पास में रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। अब इसके पहले एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, वहाँ जहाँ मैंने लिखा था ना पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट सेकंड वाली में, तो उसके पास में ना ऊष्मा भी देनी पड़ती है। तो प्लस ऊष्मा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा किताब में, तो टेंशन मत लेना, हमें थोड़ी ऊष्मा देनी पड़ती है उस अभिक्रिया को कराने के लिए। बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग जो है 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं लास्ट। पहला क्वेश्चन है, इथेनॉल से इथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो ये आंसर देखो आप खुद दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, कितना सरल है। कह रहा है इथेनॉल से जो हमने बनाया था एथेनोइक एसिड, उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई ये बात कि क्योंकि इथेनॉल में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, और ऐसा होने को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, इसलिए उस अभिक्रिया को हमने क्या कहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्योंकि इथेनॉल में ऑक्सीजन जुड़ रही है और उसमें से हाइड्रोजन निकल रही है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक क्वेश्चन हमें और दे रखा है यहाँ पर, ये अच्छा क्वेश्चन है समझना। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या क्या है हमारे पास में, ये प्रश्न सेकंड है डब्बों में कहीं पर, कि ऑक्सीजन और एथाइन बोल रहा है अपने को। तो एथाइन देखो क्या है,
ट्रिपल बॉन्ड, इधर H और इधर H, मतलब अगर फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला है C2H2। ये सबसे सरल एल्काइन है हमारे पास में, इससे सरल एल्काइन नहीं हो सकता। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं और उससे हमें क्या मिलता है। देखो पहले मैं अगर आपको प्राइमरी बताने की कोशिश करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है और हाइड्रोजन मिलती है, लेकिन जब थोड़ी और रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से तो फाइनली हमें मतलब आगे घूम फिर करके हमें H2O मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और बहुत सारी ऊष्मा मिलती है। कितनी ऊष्मा मिलती है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। ये तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, आपने हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया है तो ये चीज़ तो मिलेगी आपको, लेकिन ऊष्मा कितनी मिलती है यहाँ वो ज़रूरी है। 3100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3200 डिग्री सेल्सियस तक आपको इसमें जो है ऊष्मा मिलती है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये काम कहां आती है, वेल्डिंग में। कहां काम आती है, वेल्डिंग। और स्पेशली कौन सी वेल्डिंग में, आपने नाम सुना होगा गैस वेल्डिंग, हम बोलते हैं ना गैस वेल्डिंग, ये रही गैस वेल्डिंग आपकी। और यहां पे इस गैस का नाम क्या है, इथाइन है ना, लेकिन इस गैस को हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं, सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं एसिटिलीन। अब समझना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इन दोनों का जो दहन है आप वेल्डिंग के लिए करते हो। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं करते? ये अपने पिछले वाले लेक्चर से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। क्या आप बता सकते हो कि इसकी जगह पे, ऑक्सीजन की जगह पे वायु का उपयोग क्यों नहीं करते आप? तो आप इसको बोलना भैया जी, भैया जी मत बोलना, मैडम चेक कर रही होंगी कॉपी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप लिखना ऐसा कि अगर इथाइन को हम लोग वायु के साथ जलाते हैं तो वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत कम है, 27-28%। ओ 27-28 ज़्यादा बोल दिया, 21% है ना। 78 तो हमारी नाइट्रोजन है, 28% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन है, पता नहीं 28 कहाँ से आ रहा है, 21% लगभग ऑक्सीजन है। तो बोला उसमें जलाएंगे तो फ्यूल जो है, जो हमारा ईंधन है वो ठीक तरह से जलेगा नहीं और हमें पीले रंग की ज्वाला मिलेगी काली सूत के साथ में, काले काले ऐसे उड़ रहे होंगे, तो हमारा ईंधन जलेगा नहीं अच्छे से और एज अ रिजल्ट हमें इतनी ऊष्मा नहीं मिलेगी जितनी लोहे को पिघलाने के लिए या किसी और धातु को उस तरह से पिघलाने के लिए चाहिए। तो इसलिए क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे ईंधन का पूरे अच्छे तरह से क्या हो, जलना हो, हम उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं और हमें लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर मिलता है लोहे को पिघलाने के लिए। वहीं के वहीं लोहा पिघल जाता है। आप सोचो ना कितना टेम्परेचर है। तो इतनी एनर्जी एसिटिलीन से या इथाइन से मिलती है हमें। एसिटिलीन अगर मैं लिख के बताऊं आपको, ACETYLENE, एसिटिलीन, या फिर आप इसको सिंपल में एथाइन बोलो ना, ख़त्म करो, क्यों परेशान हो रहे हो। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आप करोगे। मिलते हैं आपसे और वीडियोस में। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए।